हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 9th और क्लास 9th की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या होती है। तो अगर आप पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट एक डायमेंशनलेस है ना। पॉइंट इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। मतलब पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होते, ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है और ना ही थिकनेस होती है। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। बेसिकली पॉइंट का यूज करते पॉइंट का यूज कहाँ करते हैं, तो पॉइंट का यूज करते हैं पोजीशन को डिनोट करने के लिए, टू डिनोट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से इसको। ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं 3 पॉइंट्स देता हूँ, ये मान लीजिए पॉइंट्स ए है, ये पॉइंट्स आपका बी है और ये पॉइंट्स आपका सी है। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स कैन नॉट बी ज्वाइंड बाई अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे सभी पॉइंट्स जिनको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट्स लेता हूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया ए, ये मान लीजिए दूसरी पॉइंट हो गई बी और ये तीसरी पॉइंट हो गई सी। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो ये तीनों पॉइंट्स को कंटेन करता हो। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि ऐसे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक लाइन से हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं लाइन। लाइन क्या होती है, तो लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन क्या होती है, आपने पिछले चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री में भी आपने इस चीज को पढ़ा था कि ये अनडिफाइंड, बहुत सारे वहां पे अनडिफाइंड टर्म थे। तो लाइन कहते किसको, तो लाइन जो होती है ना, इसमें कोई ब्रेथ नहीं होती है, मतलब केवल और केवल लेंथ होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है। मतलब लाइन क्या होती है, तो लाइन एक ऐसी पाथ है जिसको हम एंड तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ, वो डायरेक्शन। मतलब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन आप देखें, रिप्रेजेंटेशन, तो लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिकली मान लीजिए एक लाइन अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, जैसे मान लीजिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से। ठीक है। ये लाइन मान लीजिए ए बी, ये पॉइंट्स हो गया ए और ये पॉइंट्स हो गया बी। ठीक है। तो इस लाइन को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी और इधर। एरो का मतलब होता है एक्सटेंड। इस पॉइंट्स को जो है दोनों तरफ, इस लाइन को दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है। तो अगर लाइन है तो इसके रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, तो ए बी और ऊपर जो आप लिखेंगे यहाँ पे लाइन, ये दोनों तरफ एरो बनाएंगे। एरो का मतलब होता है कि इस लाइन को हम दोनों साइड है ना एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, तो इसकी लेंथ फिक्स नहीं होगी। मतलब लेंथ ऑफ लाइन डज नॉट फिक्स्ड। ठीक है। तो इट हैज, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ। इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ। तो लाइन की जो लेंथ होती है वो लेंथ फिक्स्ड नहीं होगी। बेसिकली लाइन को जो है हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस।
यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? तो पैरेलल लाइंस आर टू और मोर लाइंस दैट, अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली कि नेवर मीट और इंटरसेक्ट और इवन एक्सटेंडेड फॉर एवर एंड दे आर ऑलवेज ऑन द सेम डिस्टेंस अपार्ट। ये क्या कहिए? तो अगर मान लीजिए ये दो लाइन है ए और बी, ये मान लीजिए ये ए बी एक लाइन है और ये दूसरी लाइन सी डी है। अगर आप ए बी और सी डी को अगर आप इनफिनाइट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो फिर भी ये दोनों लाइन जो है वो कभी मीट या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इस तरह के लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। बेसिकली पैरेलल लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो पैरेलल लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, तो ये ए बी और ऐसे आप यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ऐसे बनाएंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आर लाइंस दैट मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो किसी कॉमन पॉइंट पे है ना मीट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो लाइंस दिए गए हैं, एक लाइन है ए और ये लाइन बी, ए बी एक लाइन हो गई, दूसरी सी और डी, सी डी दूसरी लाइन हो गई। तो ए बी और सी डी कहाँ पे मीट कर रहे हैं? तो एक कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ। तो ए बी और सी डी दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको कहते हैं? तो ऐसे लाइंस जो किसी पॉइंट पे मीट करते हूँ, इंटरसेक्ट करते हूँ, उसी को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट लाइन समझते हैं। ये है आपके परपेंडिकुलर लाइंस। व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? तो परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट या क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म्स अ राइट एंगल। मतलब दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हूँ, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों लाइंस हो सकते हैं, रे हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। अगर ये लाइंस है, ठीक है, अगर ये लाइंस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे दो लाइंस अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे एंगल। एंगल क्या होती है? तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये रे क्या होती है। तो रे के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, रे बेसिकली इसके वन एंड पॉइंट होते हैं। रे हैज वन एंड पॉइंट, रे हैज वन एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो रे के एक एंड पॉइंट होते हैं। मतलब हम इसको वन साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड। इसको हम वन साइड से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रे हो गया। रे की रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए ये एक रे है ओ ए, ओ ए एक रे है और दूसरी रे ये मान लीजिए ओ बी है। ठीक है, ये दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? तो दोनों जो है वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर दो रेज की स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, जैसे ओ ए भी ओ से स्टार्ट हो रही है और ओ बी भी ओ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो दोनों आर्म्स हैं या ये दोनों जो रेज हैं ये मिल करके क्या फॉर्म करेंगे? तो ये दोनों मिल करके एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सबसे यहाँ पे समझते हैं नेमिंग। एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप नेमिंग की बात करते हैं तो वर्टेक्स को हमेशा सेंटर में लिखेंगे। वर्टेक्स मतलब ये ओ जहाँ से दोनों ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस एंगल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ बी, और दूसरे तरीके से ए भी लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ ए। मतलब एंगल को आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा जो एंगल का वर्टेक्स होगा उसको हमें सेंटर में लिखनी है। ठीक है,
और यहाँ पे एक और आप समझ लीजिए, ये जो रे होती है ना, तो एंगल के केस में इसको आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्म्स कहते हैं। और ए बी क्या हो जाएंगे? तो इसको भी हम आर्म्स बोलेंगे। ठीक है, ये सभी आर्म्स ऑफ एंगल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने तरह के? सबसे पहले समझते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? आप पहले भी क्लास में पढ़े होंगे। एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल जिनकी मेजर जो है 90 से लेस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? राइट एंगल्स। एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, जैसे ये दो रे हैं और एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल, है ना। अगर एंगल की मेजरमेंट कितनी हो? 90 डिग्री हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, तो इसकी मेजरमेंट 90 से ग्रेटर होगी और 180 से लेस होगी। ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जिसकी मेजरमेंट 90 से बड़ी और 180 से छोटी हो। नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 के इक्वल हो। जैसे थीटा इक्वल टू अगर 180 है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब समझते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? तो एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जिसकी मेजरमेंट जो है 180 से बड़ी हो और 360 से छोटी हो। इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंगल है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं? ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 के इक्वल हो, मतलब थीटा इक्वल टू 360। इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। बेसिकली कंप्लीट एंगल बनेंगे कहाँ? तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनेंगे, जैसे मान लीजिए कोई रे है ओ ए, ठीक है, ओ ए। अगर इसमें ओ ए रे को अगर मैं इसको कंप्लीटली रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कितने एंगल बनेंगे? तो ये बनेंगे 360 डिग्री बनेंगे, और इसी को हम कहते हैं कंप्लीट या फुल एंगल कहते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्स के लिए थोड़ी सी एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में भी ये कंसेप्ट यूज होंगे। जैसे मान लीजिए एंगल ए ओ बी, अगर एंगल ए ओ बी 60 डिग्री दे रखी है और हमसे ये पूछा गया कि रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी क्या बताओ? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी कितना होगा? तो जब भी आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे बताएंगे? तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप 360 से इस एंगल को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 360 माइनस 60, तो इसका मतलब ये होगा 300 डिग्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है समझते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव, पहली पॉइंट, दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, नेक्स्ट हैव अ कॉमन आर्क एंड डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे एंगल्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल की पहले नेमिंग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओ ए रे है, ये ओ बी है और ये ओ सी है। ये तीन रे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, ये वाली एंगल कौन से हो जाएंगे? ए ओ बी। ये वाली एंगल क्या हो जाएंगे? एंगल ए ओ बी हो जाएंगे। ये वाली एंगल, इस वाली अगर आप एंगल की बात करते हैं तो ये वाली एंगल हो जाएगी एंगल बी ओ सी। ठीक है, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? तो इनके लिए कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन हैव अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब दोनों एंगल की जो वर्टेक्स होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों एंगल की जो वर्टेक्स है वो ओ है, कॉमन है यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसकी भी वर्टेक्स ओ है और इसकी भी वर्टेक्स ओ है। एंड हैव अ कॉमन आर्म, अगर आर्म की बात करते हैं तो अगर आप इस ओ ए और ओ बी, इस एंगल के दो आर्म्स हैं, ओ बी और ओ सी, इस वाले एंगल के ये दो आर्म्स हैं, तो ओ बी जो है ये दोनों में आ रही है। ओ बी आर्म्स जो है वो दोनों में आ रही है, मतलब एक वर्टेक्स भी कॉमन है और एक आर्म्स भी कॉमन है। यहाँ से देख लीजिए आप,
यहाँ पे देख पा रहे हैं ओ बी यहाँ भी आ रही है और ओ बी यहाँ भी आ रही है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे, जब एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म्स कॉमन हो। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे कि इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि टू एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म एंड लाई नेक्स्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एंगल की अगर बात करते हैं तो सिंपल सी है कि जिसके एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, और नेक्स्ट वन कॉमन आर्म होने चाहिए, वन कॉमन आर्म होने चाहिए, ठीक है। वन कॉमन आर्म होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतनी बातें समझ पाए। आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और ये क्लास आप 8 में भी पढ़े होंगे, 7th भी पढ़े होंगे। तो ये कंसेप्ट अब जितने क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस में लगभग ये कंसेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले समझते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल, कैसे एडजेसेंट एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये 3 रे दे रखी है, ठीक है। ये एक एंगल बनी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। एक दूसरी एंगल यहाँ पे बन रहे एंगल बी ओ सी, ठीक है। अभी हमने पिछले पॉइंट्स में अभी हमने समझा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी एक कॉमन आर्म्स हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है। तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आर्म्स कॉमन है इसका ओ बी और वर्टेक्स कॉमन है ओ, तो ये दोनों एंगल आपके एडजेसेंट है। अब ये कहा गया कि जो नॉन कॉमन आर्म है ओ बी, तो आपके ये कॉमन आर्म्स हो गए, फिर ये जो है दोनों ओ ए एंड ओ बी, सॉरी ओ सी, ओ ए एंड ओ सी, ये कैसे आर्म्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके नॉन कॉमन आर्म्स। ये कैसे आर्म्स हो जाएंगे, तो फिर ये होंगे नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स, ये हो गए आपके नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। अगर नॉन कॉमन आर्म्स जो है अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो फिर ये क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होगा ये 180 होगा। जैसे मान लीजिए ये जो है ये x है और ये y है, ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो लीनियर पेयर से एंगल x प्लस एंगल y ये कितनी होंगे, तो 180 डिग्री होंगे। एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, दीज अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो लाइन ए बी एक लाइन है, दूसरी सी डी दूसरी लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स की पेयर बनेंगे वो दो बनेंगे। एक ये वाली पेयर बनेंगे आपके और दूसरी ये वाली पेयर्स, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब NCERT एज्यूम 6.1 गिवन है क्या, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अभी आपने पिछले स्लाइड में ये पढ़ा लीनियर पेयर ऑफ एंगल की एक लाइन पे जितने एंगल बनते हैं इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वही बात यहाँ कहा गया कि अगर एडजेसेंट एंगल एक लाइन पे अगर आप रे स्टैंड करते हैं, ये मान लीजिए लाइन हो गया और यहाँ पे आप कोई भी रे स्टैंड करते हैं,
तो इस पे जितने एंगल बनेंगे, ये मान लीजिए थीटा बना और ये एंगल जो है थीटा डैश बना, तो इन दोनों का सम कितना होगा, थीटा प्लस थीटा डैश का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं एज्यूम 6.2। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप दोनों को ध्यान से समझे तो ये इसका कन्वर्स है, ये इसका क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स कैसे है, पहले भी ये दे रखा कि अगर रे एक लाइन पे अगर आप रे स्टैंड करते हैं तो एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे उनका सम 180 होगा। और एज्यूम 6.2 में क्या कहा, अगर सम 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे थ्योरम 6.1 बुक में एनसीईआरटी थ्योरम 6.1 क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको याद रखनी कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी के एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बुक की क्वेश्चन है ना। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अगला लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, ये फिगर दे रखी है, फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू एंड आर एस। ये लाइन जो है मान लीजिए पी क्यू है और ये लाइन आर एस। ये पी क्यू और आर एस ये दो लाइन है। ठीक है, जो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर पी यू आर इज टू आर ओ क्यू 5:7 है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एंगल कौन कौन सा एंगल गिवन है। पी ओ आर ये वाली एंगल, पी ओ आर ये वाली एंगल और किसकी रेशियो दे रखी है, आर ओ क्यू ये हो जाएंगे आपके आर ओ क्यू। इन दोनों का रेशियो कितना है, तो इन दोनों का रेशियो है 5:7। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, गिवन एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू, इसकी रेशियो कितनी है, 5:7 है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना, फाइंड ऑल द एंगल्स, मतलब यहाँ पे जितने एंगल्स बन रहे हैं इन सभी एंगल्स को मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि ये आर ओ क्यू और पी ओ आर ये दोनों एंगल जो हैं ये कहाँ फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं पी क्यू लाइन पे। कहाँ पे, पी क्यू लाइन पे फॉर्म्ड हो रहे हैं। और आपने पढ़ा कि एक लाइन पे जितने एंगल बनेंगे इनका सम कितना होगा, तो 180 होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं x, तो एंगल लेट एंगल पी ओ आर बी 5x डिग्री एंड एंगल आर ओ क्यू बी 7x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और ये किस प्रॉपर्टी से होगा, ये होगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पी ओ आर कितनी है, ये तो 5x है, आर ओ क्यू कितनी है 7x है, और दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ से 12x की वैल्यू कितने आ जाएंगे, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएंगे 180/12, और 180/12 जो होगा ये आपका आएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आपको यहाँ क्या फाइंड करनी है, अब आपको यहाँ फाइंड करनी है सभी एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, सॉरी, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर कितनी हो जाएगी, तो ये है 5x, मतलब 5 और x की वैल्यू 15 आ गई, 15 डिग्री। तो ये हो जाएंगे 15 5 जा 75। ठीक है,
ऐसे ही आपको फाइंड करनी है आर ओ क्यू, ये है 7, तो 7x, 7 इंटू एक्स की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 7 जा 105, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गया, फाइंड ऑल द एंगल्स, मतलब जितने इसमें एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स को फाइंड करने हैं। मतलब आपको ये वाली एंगल भी फाइंड करने पड़ेंगे, ये वाली एंगल भी, और सभी एंगल आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो आपने दो एंगल तो यहाँ फाइंड कर लिया, एक पी ओ आर और आर ओ क्यू। अब मुझे फाइंड करने हैं कौन से एंगल, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। अब आप यहाँ से ध्यान समझिए, क्यू ओ एस एंगल, क्यू ओ एस, ये वर्टिकली अपोजिट है किसके, तो पी ओ आर के, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और सिमिलरली आप यहाँ पे ये वाली एंगल पी ओ एस, पी ओ एस जो होगा एंगल पी ओ एस, ये इक्वल होगा आर ओ क्यू के, और ये एंगल कितना होगा 105, ठीक है। और यहाँ प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप हर तरह के कंसेप्ट यहाँ पे समझ पाए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।